गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का है, नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, है ना। समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइडिया ऑफ नेशन स्टेट क्या होता है। ये नेशन स्टेट तो ये एक सेंस जो है कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस का देता है। क्या क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी जो शुरू हुआ उसके बारे में जानने के लिए, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इशू हुआ उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में कि ऐसी सिचुएशन उससे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस उभर कर सामने आई, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर से पता लगेगा। न्यू सिंबल्स, आइकन और न्यू सॉन्ग्स और आइडियाज़, कैसे इसने अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, कैसे कॉन्शियसनेस जागी इंडिया में, एक कॉमन पॉइंट डेवलपमेंट का, इसके बारे में भी जानेंगे। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कॉलोनियल मूवमेंट मतलब कौन सा था, कॉलोनियल मूवमेंट जो था उसका मतलब अंग्रेजों का टाइम, अंग्रेजों का टाइम उसको बोलते हैं कॉलोनियल मूवमेंट। और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, तंग आ गए थे हम, है ना, अंग्रेजों के गुलामी से। तो उसके लिए फिर हमने बहुत सारे आंदोलन किए, भूख हड़तालें रखी, रैलीज किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, कई शहीदों ने अपनी जान दी और उसके बाद जाके कहीं आज़ादी हमें मिली थी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सभी को पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 से 1918 तक हुआ और एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो वर्ल्ड वॉर का असर हमारे इंडिया पे भी पड़ा था क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हमने बोला कि हम साथ तभी देंगे अंग्रेज़ों का अगर हमें पूरी तरीके से स्वराज प्राप्त हो। तो वर्ल्ड वॉर में डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत हुआ, जिसमें वॉर में लोन्स काफ़ी लिए गए, इंक्रीज टैक्स हम पे काफ़ी बढ़ा दिया गया क्योंकि अंग्रेज़ों को जो कि वर्ल्ड वॉर में शामिल थे तो उनको पैसा चाहिए था। प्राइसेस जो थे एसेंशियल कमोडिटीज़ का यानी ज़रूरी आम जिंदगी में यूज़ होने वाले सामान का रेट काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। 1913 से 1918 तक बहुत टैक्स लगभग डबल कर दिया। एक्सट्रीम हार्डशिप, लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। सप्लाई ऑफ सोल्जर्स वॉर के लिए इंडिया से किया गया, अंग्रेज़ों ने भर्ती निकाली, बहुत लोग यहाँ से भर्ती किए गए अंग्रेज़ों की सेना में और उसको वहाँ पे वॉर में भेज दिया गया। ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट कराया गया, घर से निकाल के ले जाते थे अपनी मिलिट्री ज्वाइन करवाने के लिए, अपने फोर्सेस ज्वाइन करवाने के लिए, जिससे कि चारों तरफ लोग गुस्से में आ गए। क्रॉप फेलियर, उस समय प्रोडक्शन काफ़ी डिप हो गया था क्योंकि नील की खेती करवाया जाता था किसानों से ज़बरदस्ती, जिससे खाने की कमी हो गई। उसके बाद इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक ने और आके घेर लिया, तो जिसकी वजह से चारों तरफ लोग मरने लगे। लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल लोग मर चुके थे उस टाइम तक। उसके बाद बड़ा न्यू लीडर जिसने न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल शुरू हुआ आज़ादी का। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सत्याग्रह और महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जो इंडिया में वापस आए थे वो आए थे 1915 जनवरी में और पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया सत्याग्रह के साथ। सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में उन्होंने सबसे पहले रेसिस्ट रेजिम को उखाड़ा। ये रेसिस्ट रेजिम क्या होता है, इसमें साउथ अफ्रीका में बेटा गोरे और कालों में भेद किया जाता था। तो गांधी जब किसी एक डब्बे में फर्स्ट क्लास डब्बे में यात्रा कर रहे थे तो फिर टीटी ने उनको नीचे उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडियन थे, तो इंडियंस को ब्लैक कंसिडर किया जाता था। और उन्होंने बोला कि आप इस फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते, तो जिसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई और फिर उन्हें उसमें जीत मिली। और जिसके लिए उन्होंने सोचा कि अगर एक दिन से मेरे दिल पे ये गुजरा तो मेरे देशवासी जो थे वो तो हर दिन इस चीज़ से गुजरते हैं, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जिसके लिए वो वापस इंग्लैंड से इंडिया आ गए थे। आखिर ये सत्याग्रह होता क्या चीज़ है। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलके बना है। सत्य के लिए आग्रह, मतलब सच के लिए आग्रह करना है, सच भी बोलना है हमेशा और रिक्वेस्ट करना है कि भाई अगर अत्याचार आप कर रहे हो तो प्लीज़ ना करें।
तो इसने जोर दिया पावर ऑफ ट्रूथ और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो सच्चाई जो है, सच का साथ और उसको ही लेके चले ये आगे। उसके बाद फिलॉसफी क्या होता है, अगर किसी चीज़ का होना सत्य है, यानी अगर कॉज ट्रू है तो स्ट्रगल उसके खिलाफ, इनजस्टिस या अन्याय के खिलाफ किया जाना चाहिए और फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी भी ऑपरेशन को दबाने के लिए, या अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो कि, लेकिन एक चीज़ तो है कि सच्चाई के रास्ते पे आपको दबाने की लोग बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन जो ना दबे और बिना वायलेंस के आगे बढ़ते रहे तो ही आप वो अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। एक्सपेरिमेंट भी किया गया बड़ा, चंपारण बिहार में, दूसरा था खेड़ा गुजरात में और तीसरा था अहमदाबाद गुजरात में। तो 1916, 17 और 18 में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके बारे में और डीप में अगर आप पढ़ना चाहें तो एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ नाम की एक बुक है रिटन बाय महात्मा गांधी, वो पढ़ सकते हो। इसमें इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो एक्सपेरिमेंट जो किया गया सबसे पहले चंपारण के बिहार, तो वहाँ पे किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे अंग्रेज, तो जिसकी वजह से उनके जो ज़मीन थी उसकी फर्टिलिटी कम होके ख़त्म हो गई थी, तो अब उसमें वो अनाज नहीं पैदा कर पा रहे थे, तो जिसकी वजह से उनके बच्चे भूखे मर रहे थे। तो इन चीज़ों का वहाँ के किसानों ने विरोध किया और उसके लिए फिर उनके सपोर्ट में इंडिगो प्लांटर्स जो थे वो अगेंस्ट थे इन सब के प्लांटेशन सिस्टम के। उसके बाद खेड़ा गुजरात में जो था सपोर्ट किया किसान को, जो कि उनकी क्रॉप फेलियर हो गई थी, तो जिसके वजह से वो अपने रिवेन्यू रिलैक्सेशन चाहते थे, क्योंकि वो टैक्स कहाँ से भरते, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से वो उतना टैक्स नहीं भर सकते थे जितना अंग्रेजों ने लागू किया था। अहमदाबाद में इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स, कॉटन मिल ओनर्स, उनके लिए भी विद्रोह किया गया। उसके बाद बहुत सारा जो है आंदोलन किए गए ताकि कॉटन मिल वर्कर्स जो थे, जो कि जिनसे थोड़ी सी सैलरी देके बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था, उनसे उनको आज़ादी मिले। उसके बाद बड़ा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मूवमेंट के बारे में आप जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट। ये एक्ट जो कि गवर्नमेंट को पावर देती थी ताकि कोई भी अगर कहीं वो देखे कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको दबा दे और उनको अरेस्ट कर दे बिना बताए कि आपने क्या किया है, और उनको जेल में डाल देते थे 2 साल के लिए। तो गांधी ने अपोज किया कि बोला कि ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और उसके बाद फिर रॉलेट सत्याग्रह डिसाइड किया गया कि 6 अप्रैल 1919 में इसका विरोध किया जाएगा। तो नॉन वायलेंटली उन्होंने रैलीज निकाली, स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद पूरे इंडिया में इसका विद्रोह शुरू हो गया। तो कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश को बहुत ही स्टेप्स लेने पड़े, और उन्होंने पीसफुल जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों पे गोलियां चलाई। तो उसके बाद वायलेंस हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें तो बैसाखी का समय था, लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में एंजॉय करने के लिए, लेकिन वहाँ पे घुसने का एक ही रास्ता था जिसे जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया अपने सिपाहियों से और ऑर्डर दिया फायर। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, उसमें बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, और वहाँ एक कुआं भी था जिसमें जान बचाने के लिए लोग कूदे, कुछ कूद के मर गए और कुछ जो कूदे थे उनके ऊपर और लोग जब कूदे तो वो दब के मर गए। तो काफ़ी लोग मरे थे। तो ये दिन था बेटा 13 अप्रैल। तो सारे लोग इकट्ठा थे जलियांवाला बाग में बैसाखी फेयर मनाने के लिए। तो इसके लिए क्रेडिट जो जाता है वो जनरल डायर को जाता है, जिसने ये हार्श कमांड दिया था जो कि बिल्कुल भी नहीं था। तो गवर्नमेंट को फ्री हैंड क्योंकि मिल गया था कि वो ब्रूटली रिप्रेस कर पाए प्रोटेस्टर को, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत में मतलब स्पिरिचुअल हेड था बेटा इस्लामिक वर्ल्ड का। तो इस्लामिक दुनिया का जो था जादुई, तो उसको कहा जाता है खलीफा। तो ये खिलाफत मूवमेंट जो था, इसमें एम्परर जो था राजा ओटोमैन का, इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार का सामना करना पड़ा। और फिर अफवाह ये फैल गई कि हार्श पीस ट्रीटी जो है ये इम्पोज उन पे लगाने जा रहे हैं, जो कि मुस्लिम्स के लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। मासेस सभी लोग बहुत गुस्से में थे
और उसके बाद इस चीज़ का विरोध इंडिया में भी लोगों ने किया और खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। तो एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में उसी समय। तो पॉसिबिलिटी थी कि भाई इसमें अगर खिलाफत मूवमेंट चलेगा तो हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता के सूत्र में पिरो जाएंगे और मोहम्मद अली और शौकत अली तो ये लोग जो थे वो गांधी जी के साथ मिले। फिर कलकत्ता सेशन हुआ सितंबर 1920 में और फिर 1920 में ही डिमांड किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रेज किया जाए। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था कि जो वकील थे या फिर डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स थे सभी ने अंग्रेज़ों को साथ देने में बिल्कुल भी मना कर दिया और जिसके वजह से लोगों में विद्रोह का सामना हुआ। उसके बाद ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ? गांधी जी उनकी एक बुक है हिंद स्वराज। तो ब्रिटिश रूल इंडिया में जो थी वो कॉपरेशन ऑफ इंडियंस की वजह से ही थी, क्योंकि इंडियन के ही हेल्प से वो राज कर सकते थे। क्योंकि मानो इंग्लैंड तो इतना दूर है, अगर कहीं पे किसी को सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो उतने दूर से डॉक्टर को लेके आएंगे क्या? तो इसलिए जो उनको सर्विसेज चाहिए था तो वो हम इंडियन से ही ले सकते थे। वो अगर इंडियंस मना कर देते हैं कॉपरेट करना तो ब्रिटिश रूल इंडिया में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा कहना था गांधी जी का। तो कैसे ये एक मास मूवमेंट में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस है। तो इसमें क्या है, लोगों ने अपने अपने टाइटल्स जो उनको दिए गए थे अंग्रेजों द्वारा वो लौटा दिए, गवर्नमेंट के अवार्ड। उन्होंने सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट किया, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स सबको त्याग दिया गया। इन केस अगर गवर्नमेंट यूज करती थी दबाना उनको या रिप्रेशन तो फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन इसको लॉन्च किया जाता था कि मतलब बिल्कुल ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है इसे। फाइनली नागपुर सेशन कांग्रेस का हुआ दिसंबर 1920 में और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया, किस किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और कैसे किया, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद डिबेट चारों देश में फैलना शुरू हो गई थी। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में भी फैल गया था। बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने किस चीज़ को कॉल किया? स्वराज। लेकिन टर्म इसका मतलब था लोगों के मतलब से अलग था। मिडिल क्लास के लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था। तो स्टूडेंट्स जो था उसने गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, टीचर्स ने, हेडमास्टर ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने बेटा अपना लीगल प्रैक्टिस भी छोड़ दिया, इलेक्शंस का भी बॉयकॉट किया गया। तो इफेक्ट जो था इसका इकोनॉमी में क्या पड़ा कि फॉरेन गुड्स जो थे उनको भी वो बॉयकॉट किया गया, शराब की दुकानें को तोड़ा गया, इंपोर्ट जो था फॉरेन क्लोथ्स का उसको त्याग दिया गया। उसके बाद 1921 से 1922 तक काफ़ी नुकसान हुआ अंग्रेज़ों को, लगभग 102 करोड़ या 57 से लेके 57 करोड़ तक हुआ लॉस। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स वो अच्छा हो गया क्योंकि बाहर के जब हमने कपड़े छोड़ दिए, स्वदेशी आंदोलन चलने लग गया तो हम कॉटन के ही कपड़ों को अपनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद इलेक्शन को जो बॉयकॉट किया तो जस्टिस पार्टी जो था, पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण, उसके बाद बॉयकॉट इलेक्शन नहीं किया उन्होंने फील किया कि भाई उनको पावर मिल सकता है और वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे तो। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी। NCM जो था धीरे धीरे सिटीज़ में कम हो गया। उसके बाद NCM का मतलब क्या है बेटा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये धीरे धीरे जो है सिटीज़ में कम हो गया। खादी क्लोथ काफ़ी महंगे हो गए, मास प्रोडक्शन हुआ मिल्क क्लोथ्स में। उसके बाद ऑल्टरनेटिव था नहीं इंडियन इंस्टीट्यूशंस के पास, स्कूल और कॉलेजेस के पास। जिन बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस छोड़े थे पर वो पढ़ने के लिए जाते कहाँ पे, तो इसलिए वो दोबारा स्कूल एंड कॉलेजेस जाना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में है किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, ट्राइबल्स के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। अवध में बाबा रामचंद्रा ये इंडेंचर्ड लेबर थे, फीजी से जो आए थे, और इसके बाद इन्होंने लेड किया पीजेंट्स को, किसके खिलाफ? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो डिमांड करते थे हाई रेंट पीजेंट से। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट जो है वो डिमांड किया कि हमें भाई टैक्स कम करो और भाई ये जो है बैगरपन जो है, ये भिखारी पंथी ये सब बंद करो, सोशल बॉयकॉट करो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। उसके बाद नाय धोबी बंद, इसमें क्या है? डिप्राइव लैंडलॉर्ड जो था बेसिक सर्विस, तो जो लॉन्ड्री वाले थे, धोबी वाले, उन्होंने लैंडलॉर्ड के घर में जाना बंद कर दिया कि हम इनके कपड़े नहीं धोएंगे।
उसके बाद औध किसान सभा हुई। ये तो जो था जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामाचंद्रन ने इसको स्थापना की थी, औध किसान सभा। लेकिन किसान मूवमेंट जो था उसने कांग्रेसमैन को अनहैप्पी कर दिया। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी, तो इन्होंने हिंसा अपना लिया था, जिसमें क्या है, हाउसेज ऑफ तालुकदार और मर्चेंट और इन लोगों के घरों में आग लगा दिया था, उनको लूट लिया था। तो नेम जो था महात्मा गांधी का वो इसकी वजह से खराब ना हो, इसलिए इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। पार्टिसिपेशन जो था ट्राइबल्स के लोगों ने भी किया। तो गुडेम हिल्स में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चारों तरफ फैलने लग गया था 1920 में, काफ़ी हिंसा हुई। उसके बाद स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लगा दिया। इन्होंने फिर जो था, जो पहाड़ी लोग जो थे उनकी ज़िंदगियों को बहुत प्रभावित किया, और जिसके वजह से वो भीख मांगने पे मजबूर हो गए। उसके बाद एलूरी सीताराम राजू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसने क्लेम किया कि भाई मेरे पास स्पेशल पावर है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मैं कर लेता हूँ, और हमें लोगों की दुख और तकलीफ़ों से उसको निजात पा सकते हैं, वो उनको रिलीफ दे सकता हूँ। उसने इवन सर्वाइव किया, किसी ने उसको गोली मारा तो उसको कुछ हुआ भी नहीं, तो बोला देखा मेरे अंदर सुपर ताकत है, मेरे को कुछ नहीं होता। रेबल प्रोक्लेम्ड, उसने अपने आप को क्लेम किया कि मैं कौन हूँ, इनकारनेशन ऑफ गॉड, मैं तो खुदा कहीं दूसरा रूप हूँ। उसके बाद फिर नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट से वो काफ़ी प्रभावित हुआ था, और वो गांधी जी को पूरा सपोर्ट था अलूरी सीताराम राजू का। और इसमें जो था लोगों को खादी पहनने के लिए बोला, और उसके बाद लोगों को बोला शराब आपको पीना छोड़ देना चाहिए। लेकिन इनका विश्वास जो था नॉन वायलेंस में नहीं था, वायलेंस में इनका ज़्यादा यकीन था। तो राजू को बाद में कैप्चर कर दिया गया और टांग दिया गया 1924 में, तो ये भी शहीद हो गए। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लांटेशन फील्ड में भी हुआ उस समय। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे बेटा, उनका खुद अपना जो था, उनका था कि हमें क्या चाहिए, स्वराज, मतलब फ्रीडम, राइट टू मूव फ्रीली। वो चाहते थे कि भाई हम अपने मर्जी से कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी घूमें। उसके बाद एक लिंक हमारा गाँव वालों के साथ स्थापित हो जाए जहाँ से हम आए हैं। उसके बाद इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में पास हुआ। मंगल पांडे वाला क्रांति हुआ था 1857 में, उसके 2 साल बाद इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो था 1859 वाला ये हुआ। इसमें वर्कर्स जो था उनके पास परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन को बिना परमिशन के छोड़े। तो उसके बाद नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी राज में वर्कर्स ने अपने अपने घरों की ओर रुख किया, बोले भाई हम अब मजदूरी नहीं करेंगे, हम थक गए, हमसे इतना ज़्यादा काम लिया जाता है और सैलरी भी बहुत कम दी जाती है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हम तो गाँव वापस चले जाएंगे। तो उसके बाद वो कभी भी जो है अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे, वहाँ से निकल तो गए थे वो, कहाँ से, चाय के बागान से, कि अपने घरों में पहुँचेंगे, पर उनको रास्ते में ही बहुत ही ब्रूटली उनको मार दिया गया, किलिंग कर दी गई। उसके बाद पूरे चारों तरफ देश में हल्ला हुआ, काफ़ी लोगों को दुख हुआ, इमोशंस जो थे वो इमोशनली इंडियंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। उसके बाद चौरी चौरा, ये यूपी में है। 1922 में बेटा कॉलिंग ऑफ नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया 1922 में, चौरी चौरा के कांड के बाद। तो इसमें क्या था, लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे बाजार में, लेकिन धीरे धीरे वो जो उनका प्रदर्शन था वो वायलेंट हो गया, काफ़ी भयानक हो गया, क्लैश हुआ पुलिस के साथ, और इसमें जो था पुलिस स्टेशंस को जला दिया गया। तो महात्मा गांधी को हॉल्ट बना दिया गया नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट का, उनको जिम्मेदार ठहराया गया। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बेटा स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज के बारे में तुम सीखोगे कि आखिर ये क्या चीज़ें थी। स्वराज पार्टी, जब नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफ कर दिया गया, कॉलिंग ऑफ कर दिया गया, तो लीडर्स जो कांग्रेस के अंदर थे बेटा, वो चाहते थे पार्टिसिपेट करना इलेक्शन में, ताकि प्रोविंशियल काउंसिल में। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास इसके मेंबर्स थे। उन्होंने फील किया कि भाई वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं काउंसिल्स के अंदर ही, और उन्होंने रिफॉर्म किया, डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि हम कैसे अंग्रेज़ों को दबा सकते हैं, और उन्होंने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। तो स्वराज पार्टी किसने बनाया था, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने बनाया था, ताकि पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शन में। लेकिन कुछ यंग और रेडिकल लीडर्स जो थे वो कांग्रेस के अंदर थे, और उनका आइडिया ही अलग था।
उसके बाद दो फैक्टर्स जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को उस टाइम पे चेंज किया, पहला था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर क्राइसिस पड़ा था तो जिसकी वजह से गाँव में भुखमरी फैली हुई थी, और दूसरा था साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था, जिसके हेड थे सर जॉन साइमन। इन्होंने टास्क दिया क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इन्होंने ग्रीड किया सभी पार्टीज को एक स्लोगन देके कि सभी ने क्या बोला, गो साइमन गो बैक साइमन, गो बैक साइमन को भगाने की कोशिश किया। इसमें फिर जो है वाइजरी जो था लॉर्ड इरविन, इसने ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अक्टूबर 1929 में बनाया जाएगा। उसके बाद दिसंबर 1929 में बड़ा लाहौर सेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पास कर दिया था एक रिजोल्यूशन जिसमें इन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी फुल इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए इंडिपेंडेंस डे, लेकिन इसको अचीव नहीं किया जा सका क्योंकि हमें पता है अब हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते, क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे तो हम 15 अगस्त को बनाते हैं। इसीलिए गांधी जी के पास एक दूसरा आइडिया था बड़ा, ताकि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ जाए और ये मोर एजर्टिव हो जाए। अपोज किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फ्रेमवर्क, ब्रिटिश जो डोमिनियन थे, इन्होंने उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया और लीडर जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा सुना जाने लग गया, मतलब कहते थे कि इनका सबसे ज़्यादा जोर था। उसके बाद सॉल्ट मार्च हुआ बेटा, जिसको डांडी की यात्रा भी कहते हैं। डांडी जो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने चलाया था। अंग्रेजों ने नमक बनाने पे टैक्स लगा दिया था जिसका विरोध सभी लोगों ने किया, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग अमीर से लेके गरीब इंसान हर कोई करता है। तो कैसे हुआ, लेटर बेटा वाइजरी इरविन को लिखा गया। इसमें क्या है, स्टेटमेंट दिया गया कि 11 डिमांड रखी गई कि उन्होंने बोला कि आप हमारी बात मान लें 11 मार्च तक, नहीं तो 78 वॉलंटियर्स उसको कहते हैं जो अपनी इच्छा से कोई भी काम करते हैं। तो 78 वॉलंटियर्स 240 माइल्स चले, 240 माइल्स चले और 24 डेज चले। तो मतलब पर डे जो था वो 10 माइल्स उन्होंने यात्रा की साबरमती से डांडी तक, और इन्होंने जो था सॉल्ट लॉ यानी कानून को तोड़ने के लिए वहां जाके नमक भी बनाया। ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर्सेस सिविल डिसओबीडियंस। इसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या किया इन्होंने, सॉल्ट बनाया, उसके बाद टैक्स पे करने से मना कर दिया और इन्होंने फॉरेस्ट लॉ का भी उल्लंघन किया। तो गांधी जी इरविन पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, उसको जाना जाता है गांधी इरविन पैक्ट के नाम से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेते हैं। इसको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। लंदन में हुआ था ये 1931 में, और गांधी जी जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए थे और उन्होंने दोबारा सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन उसने उतना जोर नहीं पकड़ा, उतना मोमेंटम नहीं पकड़ा जैसे पहले पकड़ा था। तो कैसे पार्टिसिपेंट्स जो था उन्होंने इस मूवमेंट को देखा, कंट्री साइड में मतलब गाँव में और टाउन्स में, शहर में। तो जो अमीर फार्मर्स थे बड़ा, लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, उनको क्या था, हाई रेवेन्यू चाहिए था। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड का जो था उस टाइम पे कम हो गया था। रिसेंटमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जो गुस्सा था वो भी कम हो गया था लोगों का। फाइट फॉर स्वराज जो था वो स्ट्रगल था, उसमें अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, क्योंकि अगर आप हाई रेवेन्यू किसी से ले रहे हो और बोलोगे कि मेरा साथ दो तो कोई साथ नहीं देगा। तो पुअर जो गरीब किसान थे उनका रेवेन्यू बढ़ गया था। अनपेड रेंट हटा दिया गया था। रेडिकल मूवमेंट जो था वो भी डाउन हो गया था, और कांग्रेस जो था अनविलिंग थी सपोर्ट, कांग्रेस इसको सपोर्ट देना नहीं चाहती थी। उसके बाद बड़ा शहरों में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ओनर यानी पहले FICCI खाने का, जैसे अभी यहाँ पे क्या होता है, जो 31 सेक्टर में है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिक्की कहते हैं, उस समय भी था FICCI 1927 में। ये चाहती थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, मतलब ये चाहती थी कि प्रोटेक्ट किया जाए हमारे किसानों के प्रोडक्ट को, ताकि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको अगर हम लोग खरीदेंगे तो हमारा पैसा जो है इंडिया का बाहर जाएगा और हमारे यहाँ के लोगों का बिजनेस होगा नहीं, तो हमारे लोग और भी भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसा मानना था। तो GD बिरला और पुरुषोत्तम
दास, इन्होंने इसको समझा। उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे, तो ये अपोजिट पोल्स थे। कहने का मतलब ओनर वर्सेस वर्कर हमेशा हमारे देश में चलते रहा है कि मतलब फैक्ट्री का मालिक कौन और मजदूर कौन। उसके बाद इन्होंने गांधीयन आइडिया को अपनाया कांग्रेस व्यू में। उन्होंने बोला कि भाई इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कि आप गांधी वाला तरीका अपनाओ, अपने हक मांगो, लेकिन शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके। विमेन का हालत क्या था बेटा, प्रोटेस्ट करती थी ये, इन्होंने भी सॉल्ट बनाया, जेल भी गई हैं। उसके बाद इन्होंने बोला ये हमारा सेक्रेड ड्यूटी है, और गांधी जी का व्यू किया था कि ये एक सिंबलिक प्रेजेंस है, मतलब औरतों का वहाँ पे रहना एज ए सिंबल ज़रूरी है, जिससे हमारा आंदोलन ऐसा ना लगे कि सिर्फ हिंदू हिंदू है, ऐसा लगे कि इसमें मुस्लिम्स भी है। तो इसलिए शौकत अली और लियाकत अली को साथ में लिया था और विमेन को भी साथ में लिया था। उसके बाद लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का बेटा कुछ खामियां भी थी, कुछ डिसएडवांटेज भी था। कास्ट सिस्टम, इंडिविजुअल, अंबेडकर वर्सेस गांधी, मतलब हरिजन वर्सेस ब्राह्मण्स। उसके बाद रिलीजन, मोहम्मद अली जिन्ना वर्सेस एमआर जयकर, ये भी इन दोनों में हमेशा लड़ाई चलते रहती थी हिंदू मुस्लिम को लेके। तो कांग्रेसमैन का व्यू ये था कि भाई उन्होंने बोला दलित और वर्सेस जो है गांधी जी आइडिया जो है, अगर हरिजन को ऊपर लाना है, SC ST को ऊपर लाना है, तो गांधी जी वाला फॉर्मूला अपनाना होगा। दलित ने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को और अपनी सीटें रिजर्व करवा ली बेटा किसी भी पार्लियामेंट में। जो है मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि 84 सीटें SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए रिजर्व्ड है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर बेटा एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन थे, डिमांड कर रहे थे कि हमें एक अलग इलेक्टोरेट चाहिए। गांधी जी ने फास्ट रखा इसके लिए, और पूना पैक्ट सितंबर 1932 में इसमें रिजर्व सीट्स दे दिया गया। पूना पैक्ट के बाद किसको, दलित को। उसके बाद सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल शुरू हुआ। कल्चरल प्रोग्रेस, हिस्ट्री और फिक्शन, फोकलोर और सॉन्ग्स, चारों तरफ गाने शुरू हो गए। इमेज, भारत को माता का दिया गया। इसको क्रिएट किसने किया था, याद रखना है, भारत को भारत माता जैसे पहली बार जिसने चित्र बनाया था वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही हैं जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग भी लिखा है। कौन सा है हमारा नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। अब रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी एक इमेज बनाई, एस्थेटिक फिगर, जिसमें भारत माता एकदम काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल टाइप की दिखी। उसके बाद री इंटरप्रिटेशन हुआ हमारे हिस्ट्री का। उसके बाद इंडियन फोल्कलोर, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने खूब अच्छे अच्छे गाने लिखे, कविताएं लिखी भारत माता के बारे में। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि इन्होंने ही एक नॉवल लिखा था आनंद मठ, जिससे जन गण मन भी लिया गया है। तो उसके बाद बेटा नतेशा शास्त्री, ये भी थी फोल्कलोर थी, मतलब फोक सॉन्ग गाने वाली थी, सदर्न इंडिया की। ट्राई कलर फ्लैग दिया गया। सबसे पहला हमारा जो झंडा बना था उसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन, येलो, और 8 लोटस था जो कि रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश के प्रोविंसेस को, और क्रीसेंट मून यानी आधा कटा हुआ मून रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम्स को। गांधी जी स्वराज फ्लैग। उसके बाद ट्राई कलर जो था वो रेड, ग्रीन, वाइट था इनका, और स्पिनिंग व्हील उसमें यानी चरखा का फोटो बीच में था। तो ऐसा झंडा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद बड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और आइडिया ऑफ नेशन का निकल के सामने आया कि ये कंट्री वाला आइडिया बड़ा अच्छा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहला क्लियर इंप्रेशन जो था नेशनलिज्म का 1789 में हुआ। नेशन मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि मतलब कोई भी हिंदू नहीं है हम में, कोई भी मुस्लिम नहीं है, हम सब कौन है, इंडियंस हैं। तो नेशंस के लिए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। द आइडिया ऑफ पैट्री और लीज श्योटन, यानी पैट्री मतलब पिता, जैसे भारत माता है उनके लिए भारत पिता है। न्यू फ्रेंच फ्लैग था। उसके बाद नेशनल असेंबली वहाँ बनाई गई, न्यू हाइम्स बनाए गए, ओथ यानी प्लेज लिए गए, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेटअप किया गया, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ को बताया गया और ड्यूज जो एबॉलिश कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वेट और मेजर्स का लिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स जो थे उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को प्रमोट किया गया। तो फ्रांस
ने अपना स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म सब जगह फैलाया, यूरोप में भी फैलाया, हॉलैंड में, फिर बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, सब जगह फैलाया। फ्रेंच आर्मीज जो थी वो अपने साथ आइडिया भी ले जाती थी, किस चीज़ का, नेशनलिज्म का। और कौन था जो अपना आइडिया सब जगह लेके जा रहा था, नेपोलियन बोनापार्टे। आई होप सो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।